देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। 5 राज्यों के चुनाव और फिर आगे 2014 में लोकसभा चुनाव। सत्ता की बागडोर संभालने का दावा करने वाले और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। सरकार, कांग्रेस, राहुल गांधी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। राहुल अधिकार की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सरकार बता रही है कि क्या किया तो विपक्ष बता रहा है कि क्या गलत किया। लेकिन हमें यह जानना है, आपको यह जानना है, जिनको वोट देना है उनको यह जानना है कि अगली सरकार क्या करेगी। इसलिए एबीपी न्यूज ने यह मंच तैयार किया है, घोषणा पत्र। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर पार्टी के हर बड़े चेहरे को आपके सामने लाएं ताकि वो आपको बता सकें कि वो सत्ता में आने के बाद, आपका वोट लेने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे। उन नेताओं के सामने होंगे जनता की नब्ज पकड़ने वाले, नेताओं की भाषा पढ़ने वाले वरिष्ठ विश्लेषक और हर क्षेत्र की अहम हस्तियां। सवाल तीखे होंगे, जवाब सीधे लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला एबीपी न्यूज का घोषणा पत्र। और आज इस पहले कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उस पार्टी के अध्यक्ष जो सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो विगत 9 वर्षों से काम कर रही है, अब इस सरकार को भी जाने से अब दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आएगी। राजनाथ सिंह के कंधों पर है बीजेपी को 2014 के चुनाव में जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव से करीब 1.25 साल पहले जनवरी में राजनाथ को बीजेपी की कमान ऐसे वक्त में मिली जब पार्टी गुटबाजी में फंसी हुई थी। गडकरी, आडवाणी और आरएसएस का विवाद चल रहा था। ऐसे वक्त में राजनाथ को न सिर्फ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि उनके पास चुनाव प्रचार अभियान का भी जिम्मा है। यूपी में चंदौली के छोटे से गांव भाभोरा में जन्मे 62 साल के राजनाथ कभी मिर्जापुर के कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। राजनाथ संघ की शाखा से होते हुए राजनीति में आ गए। राजनाथ 1977 में पहली बार विधायक बने थे। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 1991 में राजनाथ जब यूपी के शिक्षा मंत्री बने तो राज्य में नकल रोकने के लिए कानून बनाया था और साल 2000 में राजनाथ यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। राजनाथ को वाजपेयी सरकार में भूतल परिवहन और कृषि मंत्री बनने का भी मौका मिला। 2005 में राजनाथ बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। 2009 में राजनाथ गाजियाबाद से लोकसभा के सांसद चुने गए। राजनाथ दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आएगी। वाजपेयी और आडवाणी के बाद राजनाथ ऐसे पहले शख्स हैं जिन्हें 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी मिली। हमारे बीच आ चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच की तरफ आए। राजनाथ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले गुजारिश आपसे, जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है, आपका घोषणा पत्र क्या होगा? क्या वादा कर रहे हैं आप जनता को उनका वोट लेने के लिए? पहले तो मैं एबीपी न्यूज को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक घोषणा पत्र नाम से एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने मुझसे यह जानना चाहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो क्या क्या करेगी। यह सच है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा
घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं, विधिवत औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भी होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब से स्वतंत्र भारत में यह चुनावी सिलसिला प्रारंभ हुआ, तब से सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्रों में बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे वादे किए। मैं यह मानता हूं कि आंशिक रूप से भी उन वादों को पूरा कर दिया होता तो शायद हमारा भारत आज यह विश्व की महाशक्ति बन गया होता। नेताओं द्वारा किए गए वादे और उन्हें न पूरा करना, यानी कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी, मैं यह बतलाना चाहता हूं, वह हमारे लिए घोषणा पत्र नहीं है, वह हमारे लिए एक संकल्प पत्र है। हम जो कुछ भी अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे बहुत ही सोच समझकर, नाप तौल कर लिखेंगे। और इसके लिए हमने 2 कमेटी भी बनाई है। एक विजन डॉक्यूमेंट कमेटी, जिसके की अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को बनाया है, और दूसरा इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, जिसके की चेयरमैन की जिम्मेदारी मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को दी है। यह सब सारे लोग आपस में मिलकर विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे। इस हिंदुस्तान के जितने भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। भिन्न भिन्न पेशों में लगे हुए जो भी हस्तियां हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श करने के बाद हम अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे और साथ ही साथ अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी हम तैयार करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो मैंने कहा है कि घोषणाएं तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। मैं पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन यहां मैं जरूर बतलाना चाहूंगा कि यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, कई बार इसने कहा कि 100 दिनों के अंदर हम महंगाई को रोक देंगे, लेकिन 100 दिन क्या, 1000 दिन गुजर गए, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने में इस सरकार को सफलता नहीं मिल पाई। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के बारे में भी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने वर्षों पहले कहा था कि हम जल्दी से जल्दी तेलंगाना राज्य का गठन करेंगे, और टीआरएस, जिसने तेलंगाना राज्य के बनाने का मूवमेंट प्रारंभ किया था, उन लोगों के साथ समझौता भी कर लिया। इसी आधार पर अंत में उसे समय पर पूरा न करने के कारण टीआरएस के लोगों ने गठबंधन से अपने को अलग कर लिया। वैसे ही फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में भी इस सरकार ने वर्षों पहले, शायद 8 वर्ष पहले ही ये कहा था कि हम फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आ गया तब इस सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाने का फैसला किया है। तो ऐसे वादे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आगामी चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट से भी घिरा हुआ है, और साथ ही साथ यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से विफल है। इन सब सारी चुनौतियों से इस देश को निजात दिलाने के लिए हमारा क्या कार्यक्रम होगा, जब हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उस समय हम इस देश को जानकारी औपचारिक रूप से देंगे। राजनाथ जी, इनमें इस सरकार के बनने में, आपकी सरकार बनने में चुनौतियां बहुत हैं। हम उन चुनौतियों पर एक एक करके चलते हैं, और हमारे साथ ये विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले पहली चुनौती की बात करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप बैठें और हम पहली चुनौती की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, जी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे पहली चुनौती, ये सवाल मैं ही आपसे लेता हूं और फिर मैं लोगों के पास भी जाऊंगा। सबसे पहली चुनौती, 272 कैसे आएंगे? इस बार जैसा चुनावी 272 सीटों तक मैं कैसे यही कहना पहुंचेगी चाहूंगा बीजेपी? कि पिछले चुनावी आंकड़ों के राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पूरे आत्मविश्वास से चुनाव का सामना करेंगे। मिशन 272 प्लस ये लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता के ये शब्द हैं 18 अगस्त के, जब पार्टी की चिंतन बैठक से नारा निकला, टारगेट 272।
ये नारा उस वक्त का है जब नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार नहीं बने थे। वो सिर्फ चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख थे। हालांकि ये उस समय में तय ही था कि मोदी ही बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार होंगे। 272 से भी बहुत आगे देश की जनता हमें पहुंचा सकती है। बीजेपी कहती है कि देश में इस वक्त मोदी की लहर है। शायद इसी में बहकर उसने कह दिया टारगेट 272 प्लस। लेकिन सच तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में कभी भी बीजेपी 200 सीटों के आंकड़े तक पहुंच भी नहीं पाई है। बीजेपी पहली बार 1984 में चुनावी मैदान में उतरी तो केवल 2 सीटें ही मिली। 1989 के चुनाव में बीजेपी की सीटें 85 तक पहुंच गई। 1991 में राम लहर के बीच हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 120 सीटें मिल सकी और 1996 में यह आंकड़ा हो गया 161 सीटों का। 1998 से 1999 में बीजेपी को अब तक की सबसे ज्यादा 182 सीटें मिली। लेकिन 2004 के चुनावी मैदान में ये आंकड़ा 138 रह गया। तो 2009 में बीजेपी 116 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा 182 सीटें तब मिली थी जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इन आंकड़ों के बाद भी बीजेपी सिर्फ मोदी के चेहरे के दम पर दांव ठोक रही है। अकेले ही 272 सीटें पाने का सवाल ये है कि टीम राजनाथ और मोदी कैसे इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दो 272 सीटों तक कैसे पहुंचेगी बीजेपी? राजनाथ जी, एक आंकड़ा मैं भी आपके सामने पेश कर दूं। 433 सीटों पर आपने पिछली बार चुनाव लड़ा। सब जानते हैं 116 में ही जीत पाई बीजेपी। लेकिन एक अहम आंकड़ा यह कि 170 सीटों पर आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। यानी 263 सीटें ही ऐसी हैं जहां आप गेम में हैं, क्योंकि बाकी में तो जमानत जब्त हो गई, आप लड़े नहीं। तो 272 तक कैसे पहुंचेंगे? पिछले 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 430 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यदि हमारी स्थिति उस समय बहुत अच्छी रही होती तो हम केवल 116 सीटों पर विजय कैसे हासिल करते। उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं कह सकता हूं, इस समय जैसा देश में माहौल है, सन 1977 में जैसा माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, वैसा ही माहौल, उससे कहीं अधिक माहौल इस समय सारे देश में है। और मैं जब पिछले 7, 8, 9 वर्षों के भिन्न भिन्न राज्यों के और लोकसभा के चुनाव परिणामों की समीक्षा करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस देश की जनता चाहती है, चाहे राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हों, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हों, वह चाहती है कि अस्थायी सरकार बने, स्टेबल गवर्नमेंट इस देश में होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। कोई यह कल्पना भी नहीं करता था कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी यह लगता था कि बामुश्किल हमें केवल 160, 165 सीटों तक मैक्सिमम हमको सीटें प्राप्त हो सकती हैं। कभी यह कोई कल्पना नहीं करता था कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन को लगभग 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, इसकी भी कोई कल्पना नहीं करता था। तृणमूल कांग्रेस, इसके बारे में भी कोई कल्पना नहीं करता था। लेकिन आपने देखा कि स्पष्ट बहुमत सबको हासिल हुआ है। मैं पिछले 2009 के लोकसभा का जो 2009 का चुनाव हुआ है, कांग्रेस को भी यह उम्मीद नहीं थी कि 206 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी। लेकिन देश की जनता ने 206 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल कराई। और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो के बीच ही वोट्स का पोलराइजेशन रहा है। लेकिन यह सच है कि कांग्रेस 350 सीटों पे, हमेशा 350 सीटों पे गेम में रहती है, दौड़ में रहती है। आप 272 में भी नहीं रहते। नहीं, पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे एक कहने में रंच मात्र भी गुरेज नहीं है कि आज हिंदुस्तान के नेताओं में देखा जाए, लोकप्रियता के मापदंड पर देखा जाए, तो इस समय नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। हिंदुस्तान चाहता है कि सचमुच नेतृत्व इस देश का किसी के हाथों में होना चाहिए, तो वह नरेंद्र मोदी के हाथों में होना चाहिए। और लोग कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट का जो ये पुअर परफॉर्मेंस रहा है, जो बैड गवर्नेंस रही है, उसको देखते हुए लोग अब इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं।
तो यदि देश की जनता स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार चाहती है इस देश में, तो या तो कांग्रेस दे सकती है या तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कांग्रेस को यदि देश की जनता नकार रही है तो स्वाभाविक रूप से आज विकल्प यदि कोई बचता है तो भारतीय जनता पार्टी बचती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने गवर्नमेंट चलाई है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट रही है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रहे। उस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस और साथ ही साथ कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के 9 वर्षों के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कोई करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीजेपी है। और इतना ही नहीं, आज जिन स्टेट्स में भी हम गवर्नमेंट अपनी चला रहे हैं उस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की और दूसरे गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस का भी यदि कोई कंपैरिजन करेगा तो वह भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। बहुत यदि गुड गवर्नेंस यदि नहीं कह पाएगा किन्हीं कारणों से तो यह तो स्वीकार करेगा कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वाभाविक रूप से जन सामान्य का समर्थन इस बार बहुत ही अधिक मिलने वाला। राजनाथ सिंह जी, मैं रशीद किदवाई हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कहाँ से आएंगी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटों पर विजय हासिल हुई थी और उस समय मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था और कल्याण सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 58 तक का रिकॉर्ड हम कायम कर चुके हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में जैसा एक राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल को देखते हुए मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी 40 या 45 से अधिक सीटों पर उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल करेगी। इस 272 के टारगेट से जुड़ा हुआ किसी का अगर सवाल हो। राजनाथ सिंह जी, मैं अशोक वानखड़े हूं, मैं एबीपी के साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काम करता हूं। मेरा सवाल है कि मोदी ज़रूर लोकप्रिय है लेकिन क्या सर्वमान्य है? दूसरी बात, जिस गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं तो हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक में आपकी सरकारें थी, वहाँ क्यों आपकी हार हुई? अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की जो सरकार थी उसका परफॉर्मेंस पुअर था। यदि सरकार नहीं बनी तो दूसरी बार तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि इसके पहले की जो सरकार चली है उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस समय देश की अर्थव्यवस्था को जो ताकत मिली थी, जो मजबूती मिली थी, जो मोमेंटम मिला था, उसी का यह परिणाम था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा यहां पर आए थे तो सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों के संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडिया इज नॉट इमर्जिंग बट इंडिया हैज इमर्ज्ड। और वह मोमेंटम 2004 तक बनाने में जो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी वो मोमेंटम वो एनडीए की सरकार थी, वो एनडीए की सरकार। हम एनडीए के मुद्दे पर भी आते हैं। ये अगली चुनौती राजनाथ सिंह जी के लिए, राजनाथ सिंह जी की पार्टी के लिए, एनडीए का दायरा बड़ा कैसे होगा? एनडीए कैसे बड़ा होगा? बीजेपी में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन मोदी के नाम पर एनडीए और छोटा हो गया है। जेडीयू के जाने के बाद अब एनडीए में बीजेपी के अलावा अकाली दल और शिवसेना जैसी 2 बड़ी पार्टियां ही बची हैं। एनडीए कैसे बड़ा होगा? लोकसभा चुनाव में शिवसेना को अब तक की सबसे ज्यादा 15 सीटें 1999 के चुनाव में मिली थी, जबकि अकाली दल का सबसे अच्छा प्रदर्शन 6 सीटों का रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी को अब तक मिली सबसे ज्यादा 182 सीटें भी जोड़ दें, तो भी तीनों का कुल आंकड़ा 203 सीटों तक ही पहुंचता है। नए साथी कैसे जुड़ेंगे? एनडीए के पुराने बड़े साथी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजेडी पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में अब सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियां बचती हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जयललिता की एआईएडीएमके। लेकिन इनका भी एनडीए के साथ आना तय नहीं है। इनके अलावा असम गण परिषद, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और राज ठाकरे की पार्टियां बची हैं, जो फिलहाल किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टियां हैं और इनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है।
एनडीए का दायरा बड़ा कैसे होगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल कमाल फारूकी साहब का भी है। कमाल फारूकी, फॉर्मर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन। एक वजह क्या थी जो एनडीए की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद उसके बावजूद उनको दोबारा चांस मिला, एक वजह कौन सी थी? देखिए, वजह का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा कि एनडीए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन वह मैसेज जो नीचे तक परकोलेट करना चाहिए था, हम जैसे कार्यकर्ताओं को नीचे तक ले जाना चाहिए था, शायद हम वह मैसेज नीचे तक नहीं ले जा पाए थे। सबसे जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इसके पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मैं समझता हूं सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। केवल दंगों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी गवर्नमेंट के बारे में जनता का बिल्कुल परसेप्शन। उस चुनौती पर भी आएंगे राजनाथ जी, वो बड़ी चुनौती, उस चुनौती पर भी आएंगे, लेकिन ये एनडीए को का दायरा बढ़ाने की जो चुनौती है। राजनाथ जी, मैं जयंत घोषाल, आनंद बदर पत्रिका। मेरा सवाल है कि संख्या अगर कम है, राजनीति में पूर्ण विराम नहीं है, अगर आपको प्रधानमंत्री का मतलब पद के लिए अगर सहयोगी दल मानने के लिए तैयार है और एनडीए का एक्सपेंशन होगा, तो क्या जो फैसला आज लिए हैं, क्या उसका कोई परिवर्तन का संभावना है? वैसे जयंत घोषाल जी, आपने कहा कि अगर यदि संख्या कम होगी, लेकिन अगर संख्या कम हो गई और मोदी जी के नाम पर राजी नहीं हुए तो क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? लेकिन यह प्रश्न काल्पनिक है और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस। काल्पनिक नहीं, ये 2014 का प्रश्न है और 2014 की हम बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी के नाम पे लोग नहीं जुड़े तो क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में आ सकते हैं? निश्चित रूप से होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और हमारे लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपने बहुमत के आधार पर सरकार बन जाए। लेकिन मैं यह भी देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक पार्टियों को हम साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, भले ही हमें स्पष्ट बहुमत क्यों ना हासिल हो जाए, सबकी भागीदारी सरकार में होगी। राजनाथ सिंह जी, आप नमस्कार, मैं दिबांग हूं आपके बिल्कुल दाईं तरफ। आपको कहा जाता है कि आप आज के चाणक्य हैं, आपको कहा जाता है कि आप बड़े प्रभावशाली ठाकुर नेता हैं, बताया जाता है कि यूपी में आप जैसा बीजेपी का जमीनी नेता नहीं है, और सबसे बड़ी तारीफ आपकी ये है कि आप आरएसएस के बड़े करीबी हैं। आलोचक कहते हैं आप आरएसएस की मोहर हैं। आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं जी। इस हालत में सवाल यही है कि अगर आंकड़ा पूरा नहीं होता तो आपको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि जो सहयोगी दल हैं, जो वो बात करते हैं, वहां आप बहुत सही फिट बैठते हैं। आप आरएसएस के करीबी हैं, पर आपकी दंगों की छवि नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दो खासियतें हैं कि आप आरएसएस के करीबी हैं, दंगों की छवि नहीं है। उसमें आपको एनडीए को बड़ा करने में आपको मदद मिलेगी। आप इसको क्यों, कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात को? क्यों नहीं इनकार करेंगे? यह तो मैं मानता हूं कि यह तो बिल्कुल काल्पनिक बात हो गई पूरी तरह से, और मैं इसे कदापि नहीं चाहूंगा। जिसे प्रोजेक्ट करके यदि हम चुनाव मैदान में उतरे हैं, प्रधानमंत्री यदि बनना चाहिए, देश की जनता ने जिसके नाम पर वोट दिया है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उसे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप नहीं मानते कि आपके साथ जो इस समय सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि आपके जो नेता जिनको आप प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी दंगों की छवि है। मैं बात कर रहा हूं खासतौर पर जेडीयू की। जेडीयू जो आपसे अलग हुई वो इसी बात से हुई। राजनाथ सिंह वो नेता हैं जो आरएसएस के करीबी होते हुए भी उनकी दंगों की छवि नहीं है। नहीं। एक और नेता थे, वो आपने निपटा दिया, उसकी भी आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। अडवाणी जी की बात कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी की छवि दंगा कराने वाले एक नेता की है। यह नहीं कहा जा सकता। 12 वर्षों के उनके मुख्यमंत्रित्व काल में केवल एक बार सांप्रदायिक दंगा हुआ है। एक ऐसा कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बतला दीजिए कि 12 वर्षों तक उसने हुकूमत किया हो और 10, 15, 20, 25, 50 दंगे उसके राज्य में ना हुए। नहीं, जेडीयू के कहने से क्या होता है? जेडीयू हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकती ना, यह देखना पड़ेगा। 12 वर्षों में केवल एक दंगे को छोड़कर कोई दूसरा दंगा कभी भी गुजरात में नहीं होने पाया। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, भारत ही नहीं दुनिया के लोग भी अब इसे स्वीकार करने लगे हैं कि डेवलपमेंट के मामले में अब गुजरात हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बन गया है। राजनाथ सिंह जी, मैं के मन्नन एडवोकेट जी।
ये काल्पनिक सवाल नहीं है, ये उत्तर काल्पनिक है। आदरणीय श्री वाजपेयी जी और अडवाणी जी की जोड़ी थी, उसी तरह मोदी जी का जोड़ीदार कौन है? पब्लिक मानती है, ये परसेप्शन है कि मोदी जी का जोड़ीदार राजनाथ सिंह ही है। क्या उत्तर है इस बात का? ये अगर सपोज कल को आपको 50 सीटें कम पड़ गई, उस समय मोदी को नहीं मानते हैं, तो क्या आपको मानने में अगर उन पार्टी को कोई गुरेज नहीं है तो क्या स्वीकार नहीं करेंगे प्रधानमंत्री का पद? नहीं, जहां तक जोड़ीदार का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि अकेले मैं ही नहीं हूं। पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है। पूरी की पूरी पार्टी, पूरे के पूरे नेता सब इस समय जोड़ीदार हैं, सब उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तो मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस सीटों पर विजय नहीं हासिल होगी। इसलिए मैं तो यह विचार ही नहीं करता हूं कि यदि हमको नहीं मिला तो आगे क्या होगा। ये प्रश्न अभी हमारे मस्तिष्क में नहीं है। सवाल ये बिल्कुल मैं खुद पूछूंगा आपसे। इसी बिंदु पर आपकी तीसरी बड़ी चुनौती पर चलते हैं। जी। मुस्लिम समुदाय के वोट आप कैसे जुटाएंगे? चुनौती नंबर 3। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। चुनौती देख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। राजनाथ जी कुछ लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। आम आदमी लड़ना नहीं चाहता है, और यहाँ ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई तो वो नहीं जीत सकते हैं। 9 अक्टूबर को अलीगढ़ की सभा में राहुल ने जो कहा, उसका मतलब साफ है कि दंगे नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं। राहुल का इशारा बीजेपी की तरफ भी था। सितंबर में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी के विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा फिलहाल जेल में है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दंगा वो नहीं, बल्कि खुद को सेक्युलर कहने वाले करवा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो, ये सब के सब जानते हैं कि जो सेकुलरिज्म के सूरमा है वही दंगों के दबंग हैं, और उन दंगों के दबंगों को किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में बचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों के दाग तो बीजेपी पर लगे ही, लेकिन इससे भी बड़ा दाग गुजरात दंगों के रूप में बीजेपी और मोदी पर 11 साल पहले से लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ कैसे जोड़ पाएगी। हमारे साथ अनिरुद्ध बहल जी हैं, वो इस मुद्दे पर आपसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। जी राजनाथ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समाज को आप यूपी में कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, जबकि खासतौर से मुजफ्फरनगर इंसिडेंट भी हुआ है और गुजरात का एक शैडो एक तरह से बीजेपी पार्टी पे है, दो दंगों को लेके गोधरा के। तो आपका कोई स्ट्रैटेजी क्या है यूपी में, और या कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए? देखिए, इस हिंदुस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने को सेकुलर कहती हैं, मैं विशेष रूप से 2 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये अपने को बहुत ज़्यादा, अपने को उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, रीजनल पार्टी है, ये अपने को सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी कहती है। लेकिन मैंने देखा है, पिछले पूरे राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को सर्वाधिक बढ़ावा उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दिया है, और सारे हिंदुस्तान में यदि किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस पार्टी, यदि मैं कहूं स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की किस पॉलिसी को एडॉप्ट किया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजादी हासिल होने के पहले अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अंग्रेजों की किसी एक पॉलिसी को यदि एडॉप्ट किया है विशेष रूप से, तो कांग्रेस ने आजादी हासिल होने के बाद जो है एडॉप्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति यदि करती है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। इस समय मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं। 6 वर्षों तक की सरकार बीजेपी लेड एनडीए की भी आपने देखी, देश ने देखा।
आज भी हमारी जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं उसको भी वहां का हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, ईसाई भी देख रहा है, सभी देख रहे हैं। लेकिन ये कोई आरोप नहीं लगा सकता इंसान और इंसान के बीच हमने कभी कोई भेदभाव किया हो, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो, ऐसा नहीं है। हम राजनीति इंसाफ और इंसानियत की करते हैं और यही राजनीति करते रहेंगे। और मैं बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं, भले ही हमारे बारे में परसेप्शन ये बना दिया गया हो कि भारतीय जनता पार्टी इन सब सारे दंगे करवाती है, दंगों को यदि हो गए तो भड़काने का काम करती है। आपने नहीं देखा मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ है, क्या किया है, कौन नहीं जानता है। यदि वहां का दंगा यदि आगे बढ़ा है उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को उठाकर बिहाइंड बार कर दिया। राजनाथ सिंह जी केवल अपनी फेस सेविंग के लिए किया। मेरा नाम जमील अंजुम देहलवी है। आपने भी कहा कि मजहब की राजनीति नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1992 और 2002 में मुसलमानों के साथ हुआ, आप उस दाग को किस तरह धोना चाहते हैं? देखिए, दंगा चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत क्यों न हो, दंगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। दंगों को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम बराबर इसी नजरिए से देखते हैं जो बात मैं बोल रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे उसके लिए? माफी, मैंने कहा किसने माफी? मुसलमानों को करीब लाने के लिए माफी। देखिए, माफी क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि जो दंगा हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, अटल जी ने कहा। नहीं, आपने कांग्रेस की हुकूमत में जब भी हुआ है, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में दंगा हुआ है, लगभग 70-80 लोगों की जाने गई हैं। मेरा मानना यह है कि आप धार्मिक, आप मजहब की सियासत कहते हैं कि वो क्षमा मांगे। राजनाथ सिंह जी, आप धर्म की सियासत करते हैं। 1996 में आपने एक भी पार्लियामेंट का टिकट मुसलमान को नहीं दिया। 1998 में सिर्फ 2 मुसलमानों को दिया 545 में। और आज भी ये पूरे हिंदुस्तान में ये कंडीशन है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर कोई एमएलए मुसलमान नहीं है। आप बताइए, धर्म की राजनीति नहीं है तो किसकी राजनीति है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुस्लिम्स को टिकट मिलेगा, लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूं आपको कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन मुस्लिम्स के में बना दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। तो सच्चाई है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज को जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ पा रहा है। और जब जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। इसके पहले भी आपने सिकंदर बख्श साहब का नाम सुना होगा, आरिफ बेग साहब का नाम सुना होगा, आज भी हमारे यहाँ शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और हमारे कई राज्यों में मंत्री भी हैं जी। नहीं, चलिए एक नहीं विजय जी नहीं वो ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए अगला सवाल रेखा जी का। राजनाथ जी, और मैं नहीं, एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि मैं इस देश के अपने अल्पसंख्यक भाइयों से विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपने इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को देख लिया है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को परखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि सचमुच हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी सही राजनीति करने वाली है, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली है, तो केवल बीजेपी है। राजनाथ जी दोस्त बराबर हाथ, दोनों हाथ, एक ही नहीं, दोनों हाथ बढ़े। नहीं बिल्कुल, आपका स्वागत है। राजनाथ जी, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, मैं एक वकील हूँ। आपने अभी इंसानियत की बात करी, आप कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कौन सी इंसानियत की अपेक्षा कर सकते हैं उस शख्स से जो बोलते हैं कि गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो भी दुख होता है? और दूसरा, इशरत मोदी वाला जो केस था, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि को किस तरीके से बचाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वहां का जो इनकाउंटर केस था, आपने देखा कि उसी को लेकर आईबी और सीबीआई के बीच भी इस कांग्रेस की हुकूमत ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। और मैंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि कोई एक सामान्य जानवर भी यदि आ जाता है तब भी जो है अब मुंह से उफ की आवाज निकलती है, मैंने उसकी पीड़ा होती है। अब वह बेचारे जो दंगों में मरे हैं वो तो इंसान हैं, क्यों नहीं पीड़ा होगी? उसके भाव को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों ने उस मामले को तूल देने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि कम से कम हम जैसे लोगों को तो उसमें नहीं आना चाहिए।
तुलना कहाँ से इंसानियत के नजरिए से देखें तो जस्टिफाइड थी? नहीं मेघा जी, ऐसा है कि उन्होंने पिल्ला किसी कौम को कहा हो, किसी व्यक्ति को कहा हो, ऐसा नहीं। उनका कहने का उद्देश्य था एक जानवर भी यदि नीचे आ जाता है तेरे मुंह से उफ की आवाज निकलती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति की यह विशेषता है कि यदि चींटी भी कभी हमारे पैरों से दब जाती है तो एक बार हमारे मुंह से उफ की आवाज निकलती है। तो इसका मतलब कि नहीं सारा हिंदुस्तान चींटी हो गया। खैर सर, इशरत वाले केस के बारे में आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी कैसे अपनी छवि को बचाएंगे? देखिए वहां की गवर्नमेंट, देखिए नरेंद्र मोदी का उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। वहां की गवर्नमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन के आधार पर यह सब सारी कार्रवाई हुई। उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरी चीज आईबी की क्या रिपोर्ट है, मैं तो इस सरकार से यह मांग करता हूं कि आईबी ने क्या रिपोर्ट दी है इशरत जहां के बारे में, उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। राजनाथ जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत कन्विंसिंग है। मैं आपसे सिर्फ एक, आपने कथनी और करनी की बात की, अभी कोई प्रूव नहीं हुआ है गुजरात का, लेकिन आपने अमित शाह जी को गुजरात का प्रभारी बना दिया है, यूपी का प्रभारी बना दिया है। तो पॉलिटिक्स में एक सीजर्स वाइज प्रिंसिपल भी होना चाहिए कि आप नॉट ओनली यूर क्लीन बट आपको क्लीन। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे आपकी क्या सोच है कि आपने अमित शाह को संदेश जो जा रहा है। देखिए संदेश की बात छोड़िए, देखिए हमारा भी अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं यूथ विंग का भी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहा हूं, यूथ विंग का मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं, तब से इन सब सारे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैं कह सकता हूं अमित शाह के बारे में कि अमित शाह कभी हिंसक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी उस व्यक्ति के अंदर मैंने देखी है। और जिस समय मैंने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया तो लोगों ने, मीडिया ने यह चलाया कि इस कमेटी के ऊपर नरेंद्र मोदी की मुहर लगी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में भी मैं बतलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सांगठनिक मामलों में कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करते। और यह बात जो मैं बोल रहा हूं वो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, यदि नरेंद्र मोदी भी यदि सुन रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि वह तो कम से कम सोचेंगे कि हमारा अध्यक्ष झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं अपने को यह साबित नहीं करना चाहता। आज अमित शाह को बनाया है मैंने उत्तर प्रदेश का अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाया है। आपने बनाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया है। आपने बनाया प्रभारी, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। ना बिल्कुल नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा। और मैं ये कहना चाहता हूं जो भी हमने कमेटी बनाई है, नरेंद्र मोदी ने किसी व्यक्ति के संबंध में मुझसे नहीं कहा है। आरएसएस ने भी नहीं बनवाया। आरएसएस ने भी नहीं बनवाया। आरएसएस तो आज तक मैं समझता हूं कि यह मेरा 5वां वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी मेरी बात सुनते होंगे। आज तक मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और यदि कुछ हो इसी मजबूती के साथ कहने के लिए तो उससे भी मैं कह सकता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक एक व्यक्ति के बारे में भी मुझे नहीं कहा है कि फला व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए, फला व्यक्ति को कार्यसमिति में शामिल किया जाना चाहिए। आज तक कभी नहीं कहा। और मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, मैं जानता हूं इस सच्चाई को। लेकिन यदि हम कुछ और, यदि मुझे सचमुच किसी को साक्षी मानकर यदि कहना हो, यदि जिसको कहें आप, मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूं, मैं आज तक सार्वजनिक सभाओं में भी जो बोलता हूं, मैं पूरी सावधानी यह बरतता हूं कि जो भी मैं बोलूं उसको मैं करूं। मैं देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने में विश्वास नहीं करता हूं। इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप सबके सामने भी यह बात मैं रख रहा हूं। मैं जानता हूं, यह जानते हुए भी कि लोग यकीन नहीं करेंगे, फिर भी मैं यह बात कह रहा हूं। राजनाथ जी, आपने चूंकि शुरू में भी कहा कि आप संघ के स्वयंसेवक हैं, रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार, वैसे आलोक जी भी हैं वो डॉक्टर हेडगेवार व्यक्ति पूजा के विरुद्ध थे और पूजा पाठ भी खुद भी नहीं करते थे। आपका सबसे बड़ा एजेंडा इस समय लगता है कि व्यक्ति प्रमुख है और उसके बल पर ही देश चल सकता है, और उसी तरह से पूजा के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट लेने की कोशिश होती है। क्या संघ के संस्कार भाजपा में आने के बाद खत्म हो जाते हैं, या संघ के ही संस्कार या निर्देशों का पालन होता है? संस्कारों में कभी परिवर्तन नहीं होता है। संस्कार जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को प्रमोट करने का एक ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी हर राजनीतिक पार्टी का, हर संस्था का कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला होता है।
और हमारे देश की भी यह परंपरा रही है, कई बार जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जाते हैं। पिछली बार आडवाणी जी को मैंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए प्रोजेक्ट किया था प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में, और उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदरणीय आडवाणी जी ने उनको प्रोजेक्ट किया था, और इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन यह प्रोजेक्शन यह नहीं माना जाना चाहिए, मैं यह कोई श्रेय नहीं लेना चाहता हूं कि मैंने किया। यह जो है यह सामूहिक फैसला है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, यह सर्वसम्मत फैसला है। हाँ, उसकी घोषणा अध्यक्ष होने के नाते मैंने की है। चलिए हम इस पहले यह भी मैं बतला दूं, संघ ने मुझसे नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। इसका वेरिफिकेशन आप जिससे भी कराना चाहते हो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। यदि जैसा मैंने कहा ना कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के लोगों से हम क्यों बात करते हैं, पहले इसको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना सारा जीवन समर्पित किया है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए, और हम लोगों से ज्यादा जनता के बीच जाना, लोगों से बातचीत करना, संवाद करना वो लोग करते हैं। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी परिस्थितियों पर उनकी पैनी नजर रहती है। कभी यदि हमें आवश्यकता महसूस होती है कि इन सब सारे विषयों पर एक बार उन लोगों से भी परामर्श करना चाहिए, तो उसमें से 1, 2, 3 जो भी होता है, जिनको भी आवश्यक हम समझते हैं, हम उनके साथ परामर्श करते हैं। बस इतना ही है, सीमित इतना ही। संघ ने यह नहीं कहा कि आप उनको प्रमोट करिए। इस मुद्दे पर कई सवाल हैं, लेकिन हम अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त भी। और एक चीज मैं और थोड़ी सी अपनी बात को बल देने के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना था। अगस्त सितंबर का मेरा इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए आप, शायद ईटीवी का इंटरव्यू था, उस समय भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस समय हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। जी बहुत ही संक्षेप में बात करें। जी इस मुद्दे पे लौटेंगे, अगली चुनौती पे बढ़ते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। हाँ जी, क्योंकि आपने काफी पॉजिटिव बातें की और मैं इमोशनल इश्यूज से अलग हटकर बात करूंगा, और मैं आपको बतलाऊंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, और उसी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात हुई है, और उसी के अंदर हमारी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी बात हुई है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर भी आप बतलाएं कि आपकी क्या राय है, नंबर 1। नंबर 2, माइनॉरिटीज को, खास तरीके से मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को इस बात का बहुत दुख है, और इसमें आप जिम्मेदार नहीं है, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, कि 341 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ, जिसमें यह कहा गया कि इसका 341 का बेनिफिट सिर्फ हिंदू रिलीजन के मानने वालों को मिलेगा, जो बाद में अमेंड करके जिसमें सिख और बुद्धिस्ट को और जोड़ा गया। आपका इस सिलसिले के अंदर 341 पे क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपने जो सच्चर कमेटी की बात कही है, मैं उसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। आज जो भी आर्थिक हालात, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों, अथवा किसी के हों, मैं तो हिंदुओं की भी बात करता हूं, उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। जहां तक यह जो आर्थिक विषमता है, जो आय की विषमता है, इसको समाप्त करने के लिए जो भी प्रभावी कदम आवश्यक होंगे, वह भारतीय जनता पार्टी वह प्रभावी कदम उठाएगी। जाति, पंथ अथवा मजहब के नाम पर हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चलिए हम अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। अगली चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो है आर्थिक मामलों में आपकी पार्टी क्या करेगी, उस पर नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था और महंगाई को कैसे काबू में करेगी बीजेपी? आज रुपये की कीमत दिनों दिन टूटती चली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से भारत के वित्त मंत्री की उम्र के तक पहुंच जाएगी। मोदी से लेकर राजनाथ तक बीजेपी में सबके सब महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था को लेकर यूपीए सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ये बड़े नेता कभी ये नहीं बताते कि उनकी सरकार बनेगी तो वो इसे कैसे ठीक करेंगे। बीजेपी कहती है कि मनरेगा, भोजन गारंटी, सब्सिडी के बदले डायरेक्ट कैश जैसी स्कीमों से भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है और महंगाई बढ़ी है। यही नहीं, बीजेपी विदेशी किराना स्टोर के भी खिलाफ है। ऐसे में अगर
बीजेपी सत्ता में आई तो वो क्या करेगी? क्या वो मनरेगा, भोजन गारंटी जैसी गरीबों की भलाई वाली स्कीम्स बंद कर देगी? क्या बीजेपी पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का अधिकार बाजार से वापस लेकर सरकार को देगी? अर्थव्यवस्था और महंगाई को कैसे काबू में करेगी बीजेपी? इस पर हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी हैं, उनका भी सवाल है इसी मुद्दे पर। देखिए, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार और महंगाई, ये तीन मुद्दे बार बार आप लोग बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन कैसे काम होगा ये समझ में नहीं आता। काम ये हो रहा है कि 84 कोस कभी आ जाता है, कभी दंगा प्रमुख हो जाता है, कभी नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती। अब ये आप कह रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें यही कि वो मुद्दे आ जा रहे हैं जो ठोस जमीनी हकीकत, क्या भोजन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, इन सब को वापस लेगी पार्टी या इसको किस फॉर्म में चलाएगी? और डीजल वाली जो बात है, $25-30 पे आपने बाजार के लिए फ्री किया था, आज जब 100 के ऊपर हो गया है तो किस मैकेनिज्म से आप उस कीमत को कम करेंगे? क्या आप बाजार के भरोसे छोड़ के फिर वापस पुराने मैकेनिज्म को वापस ले आएंगे? देखिए, मेरा यह मानना है कि इस समय जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल को हम भारत के लिए पर्याप्त नहीं मानते और उचित नहीं मानते। हम अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल के संबंध में भी विचार करेंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि जब आजादी मिली थी, रशियन मॉडल को हमने अडॉप्ट किया था, भारत की क्या हालत हुई। उसके बाद हमने वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट किया, आज भारत की हालत क्या हो रही है। भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो स्वभाव है, इन सब सारी चीजों को देखते हुए एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के बारे में विचार किया जाना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने जो कहा था, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और साथ ही साथ स्टेट रन कम्युनिस्ट मॉडल को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि सचमुच भारत की प्रकृति और भारत के स्वभाव को समझते हुए यहाँ का अपना जो है एक आर्थिक मॉडल होना चाहिए। कांग्रेस अधिकारों की बात कर रही है, क्या आप मनरेगा बंद करेंगे? नहीं, जो भी हमारी वेलफेयर। राजनाथ सिंह जी, क्या आपके घोषणा पत्र में इस वैकल्पिक मॉडल की कोई रूपरेखा आप पेश करेंगे? देखिए, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है वो इसीलिए तैयार हो रहा है। यह एक्सरसाइज आज से नहीं चल रही है, 8, 9, 10 महीने से हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट में और घोषणा पत्र में एक बुनियादी फर्क होता है। विजन डॉक्यूमेंट तो आप 100 साल बाद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, ताजिंदगी कंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन घोषणा पत्र जो है वो अगले सत्ता में जो आप रहेंगे, 3 साल या 5 साल जो भी सत्ता में रहेंगे, उस अवधि में उसको आप लागू करेंगे। तो जो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था है उसका ठोस ब्लूप्रिंट आपके घोषणा पत्र में आना चाहिए। नहीं, घोषणा पत्र में नहीं आ सकता, वह आएगा तो 5 वर्षों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दोनों चीजें विजन डॉक्यूमेंट। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम है, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि ये गलत हो रहा है, हमारे समय में ऐसा था, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम फिर सरकार तय करेगी? क्योंकि अब $110 प्रति बैरल हो रहा है कच्चा तेल। अब देखिए, गोवा में हमारी सरकार चल रही है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय, मैंने कुछ समय पहले तो पेट्रोल डीजल से भी सस्ता किया था वहां की गवर्नमेंट ने, वहां से पूरा का पूरा वैट समाप्त कर दिया था। लेकिन उससे तो घाटा बढ़ जाएगा। घाटे की वजह से महंगाई है। देखिए, हम कई ऐसे मामलों पर विचार कर रहे हैं, जैसे टैक्सेशन सिस्टम में किस प्रकार का रिफॉर्म किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। जो एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह की जो ड्यूटीज लगती हैं, इनके बारे में इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स लगता है, तो पर्सनल इनकम टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? रिटर्न फाइल करने की ये जहमत लोगों को उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? इसका विकल्प क्या हो सकता है? इस पर भी क्या केवल बैंकों में जो ट्रांजैक्शन होता है, क्या हम ट्रांजैक्शन टैक्स लगाकर इसकी भरपाई कर सकते हैं, जो कि हमको रेवेन्यू इस प्रकार के पर्सनल इनकम टैक्स से दूसरे टैक्सेस के द्वारा जो हासिल होता है, क्या कमोबेश उतनी हम रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं कि नहीं, जैसे ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगाकर? तो इन सब सारी चीजों पर भी हम लोग इस समय विचार कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह बात यदि मैं इस समय कह रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि क्या यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन अभी इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से अभी नहीं कहूंगा कि हमारा वह मॉडल क्या होगा, अथवा हम
आज की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे।